नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज हम लोग जुलाई महीने के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके बाद जुलाई महीने का कोई भी करंट अफेयर्स आपका नहीं बचेगा जो पॉलिटी से संबंधित होगा। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपके पास पहुंच रहा है। आपने अर्थव्यवस्था का देखा, आप आईआर का देखेंगे, आप उसके बाद आप पॉलिटी का भी देखेंगे। तो इस प्रकार से सभी जो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स है वो आपके पास पहुंच जाएगा और इससे आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स के पोर्शंस को जोड़ने में आसानी होगी। जैसे अगर आपने आईआर पढ़ा स्टैटिक पोर्शन, तो आप आईआर का ही करंट अफेयर्स देख लीजिए जुलाई महीने का और उसको आप इंटरलिंक कर लीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, जिसको आप एनआईए कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना कैसे हुई है? तो एनआईए अधिनियम 2008 के तहत ये स्थापित हुई है और साथ ही साथ यह गृह मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये किन किन मामलों की जांच करता है? तो देखिए, भारत की संप्रभुता से संबंधित कोई मामला हो, उसको प्रभावित करने वाला, सुरक्षा, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इत्यादि को प्रभावित करने वाला कोई भी अगर कृत्य हो तो उस मामले की जांच ये एजेंसी करती है, उन अपराधों की जांच। साथ ही साथ अगर नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी हो रही हो उस मामले को भी जांच करती है। परमाणु प्रतिष्ठानों से संबंधित कोई चीज़ हो तो वहाँ पर भी अगर कोई अपराध हो रहा हो तो उसकी भी जांच करती है। और यह अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, समझौते हैं, कन्वेंशंस हैं, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र या इसकी एजेंसी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करती है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी हैं या फिर अन्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके प्रस्तावों का कार्यान्वयन करती है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन। ठीक है। साथ ही साथ देखिए तो कुछ बातें यहाँ पर भी हैं जिसमें केंद्र सरकार के पास भी कुछ शक्ति प्राप्त है। जैसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत अगर कोई अपराध है या फिर जो इसके तहत कोई अगर अपराध हो तथा कुछ अन्य सूचीबद्ध अपराध अगर कुछ हैं और उन अभियुक्तों पर इनको अगर मुकदमा चलाना है तो उसके लिए ये केंद्र सरकार की मंजूरी लेती हैं। इसे राज्य से कोई विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना ही राज्यों में आतंक संबंधी घटनाओं की जांच करने का अधिकार है। अगर देखिएगा तो एनआईए के अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से लिए जाते हैं। विशेष एनआईए अदालत, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है और इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में अगर कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका निवारण केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो उस क्षेत्र में जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की जाती है और फिर केंद्र सरकार उस न्यायाधीश की नियुक्ति कर देती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मामले की एक विशेष अदालत से राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का भी अधिकार दिया गया है। तो कोई भी विशेष अदालत है, उसमें कोई भी अगर मामला है तो उसको राज्य के भीतर या फिर बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का अधिकार दे दिया गया है कि वो एक मामले को यहाँ से वहाँ भेज सकती है, चाहे वो राज्य के भीतर किसी विशेष अदालत में भेजना हो या फिर राज्य के बाहर किसी विशेष अदालत में भेजना हो। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अगला है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इससे संबंधित जो न्यूज़ है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ बात क्या आई तो दिल्ली विधानसभा में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि प्रदान करने के लिए जो एकत्र किया गया उपकर है, उपकर मतलब सेस, जो मान लो इसलिए लिया गया था कि हम आपको सोशल सिक्योरिटी देंगे, हम आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए सेस लिया जाता है। अब सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, ये कर पर कर है। जैसे मान लो 1 लाख किसी का इनकम है और 10% टैक्स लगता है तो 10,000 हो गया टैक्स। अब इस टैक्स पर सेस लगेगा, मतलब अगर 2% है तो 10,000 का 2% और वो लगेगा। ऐसा मत समझिएगा
कि टैक्स अगर 10 है और 2 अगर सेस है तो 12% सीधा निकाल दीजिए, वो नहीं। 10% आगे टैक्स निकलेगा और उसका जो है उस अमाउंट का, जैसे 1 लाख का 10% 10,000 आया तो उस 10,000 का अब 2% होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो जो उपकर कलेक्ट किया गया था, सेस कलेक्ट किया गया था कि हम सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि आपको प्रदान करेंगे, इसका अनुचित उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे एक डेटा के अनुसार 2002 से 19 के दौरान दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को उपकर के रूप में लगभग इतना करोड़ रुपया प्राप्त हुआ और जो जिसमें से कल्याण पर केवल इतना ही करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो मिसमैच है। अब यहाँ पर बात उठता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो देखिए ये क्या है, तो ये संविधान के कहाँ पर आता है, संविधान के भाग 5 में, और ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, स्वतंत्र पद है। ठीक है, तो ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ये क्या इनका काम क्या होता है, अगर कोई भी धन जो जनता का हो उसकी ऑडिटिंग करना, उसकी जांच करना कि सही जगह पे खर्च हुआ या नहीं, जिस मकसद के लिए दिया गया था उस मकसद से खर्च हुआ या नहीं, अनुचित ढंग से तो प्रयोग नहीं हो रहा है। कोई भी पैसा जो जनता का पैसा हो उसकी ये जांच करती है, सार्वजनिक धन की ये जांच करती है, उसका लेखा जोखा रखती है। कहने का मतलब, जैसे मान लो लेखा जोखा रखने का मतलब, जैसे पापा ने मान लो आपको 1 लाख रुपए दे दिया, महीने का मान लेते हैं 1 लाख रुपए दिया है, अब आपसे वो पूछ ही नहीं रहे कि आपने इसको कहाँ खर्च किया। तो हो सकता है कि जिस मकसद के लिए आपने पापा से लिया था वो मकसद आप पापा का पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो जांच करेगा उसका। तो इसी प्रकार से जनता का जो भी पैसा है वो कहीं गलत जगह पे तो प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच के लिए ही कैग जो है वो उत्तरदायी है। ठीक है, तो यही इसलिए लिखा हुआ है कि ये सार्वजनिक धन के संरक्षक है और वित्तीय प्रशासन को बनाए रखते हैं, वित्तीय स्थिरता को भी। केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, तो राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी। इनका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद के कानून के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन बनाए रखना, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे अहम अधिकारी बताया था, सबसे अहम अधिकारी। कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों की अगर बात करते हैं तो देखिए, अनुच्छेद 149 से 151 के तहत क्या हुआ, कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 149 से 151 तक संविधान के अनुच्छेद 149 में यह बताया गया है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को कौन तय करेगा, संसद। इसको कौन तय करेगा, संसद इसको तय करेंगे। इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिटिंग करना है जिसमें जनता का पैसा लगा है। तो ये सभी बात जो है आपको मैंने कैग की शक्ति एवं उसके कार्यों से संबंधित ऑलरेडी कर दी है। आर्टिकल याद रखिएगा 149 से 151। अब देखिए कैग को क्या बोला जाता है, संसद की जो लोक लेखा समिति है उसका मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में यह कार्य करता है। तो ये कैग को कहा जाता है, ये आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। एक होता है, इसके ऑडिट को 2 भाग में बांटा जाता है, एक रेगुलरिटी ऑडिट और एक परफॉर्मेंस ऑडिट। रेगुलरिटी ऑडिट के तहत क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है और इसका मतलब है कि उसमें जो भी नियम है, जो भी अनुशासन बरतने को कहा गया है, जो भी उसके रूल्स हैं, उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है, तो इसीलिए इसको कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। वहीं अगर परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करें तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो भी सरकारी प्रोग्राम शुरू करने का मकसद था वह कम से कम खर्च में सही तरीके से हासिल हो पाया या नहीं हो पाया। मतलब परफॉर्मेंस चेक करना है कि आपने जो भी चीज़ स्टार्ट की, अगर कोई स्कीम स्टार्ट की, कोई प्रोग्राम स्टार्ट की, और जो भी आपका मकसद था क्या वो कम से कम खर्च में आपने पूरा कर पाया है, ये वो चेक करेगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑडिट इसको कहा जाता है। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022। तो क्या है ये, उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने क्या किया है, भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन 2022 को अनुसूचित किया है। तो आपको पता है कि ये उपभोक्ता का अधिकार भी होना चाहिए।
अब सोचिए कि अगर आपको ऐसा मिले, एक टूथपेस्ट का ऐड आ रहा है और लिख रहा है कि ये जो आपका दांत है एकदम मोतियों की तरह कर देगा। फेयर एंड लवली लगाएंगे, मान लेते हैं कोई क्रीम लगा रहे हैं, अगर उसका प्रचार हो रहा है और लिख रहा है कि भाई इससे आप जो है बिल्कुल एकदम दीपिका पादुकोण टाइप हो जाएंगे, मान लीजिए। तो इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें आपके सामने आती हैं तो क्या है, कभी कभी ये भ्रामक हो सकता है। इसमें कभी कभी क्या करता है, किसी डॉक्टर के ड्रेस में किसी को बैठा देता है और उससे बुलवाया जाता है। तो अब क्या होगा, मान लो वो डॉक्टर नहीं है और वो ये बात बोल रहा है और डॉक्टर का ड्रेस पहन रहा है, तो सामने वाले को तो लगेगा ये डॉक्टर है और वो उससे भ्रम की स्थिति में आ सकता है और वो भ्रामक होकर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है और उससे उसको कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। तो बेवकूफ़ बनाकर भी कि 100% रिजल्ट देंगे, इस प्रकार का जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट है, इसके लिए ही एक दिशा निर्देश लागू किया गया है। तो इसका उद्देश्य ऑब्वियसली क्या है, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाना, ठीक है। और इसको जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 द्वारा CCPA को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया गया है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A, ठीक है। तो यह भारत में आप इसको समझ सकते हैं कि साइबर अपराध से संबंधित एक ये प्राइमरी लॉ है, प्राथमिक कानून है। यह केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने, साथ ही साथ साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो कोई भी चीज़ अगर ब्लॉक करना हो, कोई भी ऑनलाइन चीज़ें, तो उसके लिए केंद्र सरकार के पास अधिकार है। और साथ ही साथ किसी भी साइबर अपराधी को गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए भी केंद्र सरकार के पास अधिकार है। इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीन्स जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को भी क्या कर सकते हैं, किसी सामग्री को ब्लॉक करने का हुक्म दे सकते हैं, वैसी सामग्री जो देश की संप्रभुता, देश की हार्मोनी को बिगाड़ती है। तो उस प्रकार की कोई भी सामग्री को ट्विटर को वो ब्लॉक करने का निर्देश दे सकते हैं, ट्विटर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। भारत सरकार ने IT अधिनियम की इस धारा का हवाला देते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसीलिए 59 जो चाइनीज ऐप है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके तहत जो धारा 69A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इसके तहत केंद्र सरकार को ढेर सारी शक्तियां हैं। क्या क्या हैं, जैसे देखिए सोशल मीडिया और किसी अन्य वेबसाइट पर कोई अगर आपत्तिजनक सामग्री है तो उसको हटाने के लिए निर्देश दे सकता है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, भारत की रक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के साथ इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भी शक्ति है। तो वैसा कुछ जिससे भारत की संप्रभुता खतरे में हो, भारत की सुरक्षा खतरे में हो, विदेशी देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हो रहे हो, अगर वैसा कुछ होता है तो उस सामग्री को भी ब्लॉक करने तथा इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। जिन वेबसाइट को जनता के लिए ब्लॉक किया जाएगा उन्हें पूरी प्रक्रिया और नियम के तहत ही ब्लॉक किया जाएगा और यह अन्य सुरक्षा उपायों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो मतलब अगर जिनको भी ब्लॉक किया जाएगा तो उनको पूरी प्रक्रिया के तहत ब्लॉक किया जाएगा। ये मामला आपको 69A के तहत केंद्र सरकारों को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2019 में जो ये एक्ट है, इस एक्ट में सुधार किया गया। IT एक्ट की धारा 69A में संशोधन किया गया और इसके तहत क्या है, 10 एजेंसियां आई हैं। सरकार ने 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की जांच करने या फिर कोई भी अगर सरकार को जानकारी प्राप्त करनी है तो उनका अधिकार इन 10 एजेंसीज के पास होगा। कोई डेटा चाहिए, कोई भी कंप्यूटर की जांच करना है तो इस 10 एजेंसियों के पास कोई भी अधिकार होगा, जिसमें जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ED, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मंत्रिमंडल सचिवालय जिसको रॉ कहते हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय केवल जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के सेवा क्षेत्रों के लिए, और पुलिस आयुक्त दिल्ली शामिल हैं। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था 2015 में। तो 2015 में जो निर्णय आया उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर
केंद्र सरकार एक इंटरनेट साइट को ब्लॉक करने का निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि से संबंधित मामलों में जारी करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर मुद्दा होगा तो उस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वरीयता नहीं दी जाएगी। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में कहा कि अगर केंद्र सरकार किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकती है तो फिर अब ये नहीं कहिएगा आपकी मेरे स्वतंत्रता का हनन है। यहाँ पर अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसको ब्लॉक करने का आदेश दिया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यक्तिगत निजता से ऊपर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए टेलीग्राफ अधिनियम 1885 ये केंद्र सरकार को फोन को टैप करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक फैसला दिया था कि केंद्र सरकार केवल सार्वजनिक आपातकाल के मामले में ही इसका प्रयोग कर सकती है, लेकिन आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया प्रतिबंध कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये 69A में, तो 69A का प्रयोग हो सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको आप ओबीसी कहते हैं, ओबीसी का उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण क्यों करना है? उपवर्गीकरण इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ओबीसी में कोई एक विशेष जो कैटेगरीज हैं ओबीसी के अंदर, उनको ही जो है आरक्षण का फायदा मिल रहा है। सभी समुदायों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए अन्य पिछड़ा वर्ग उपवर्गीकरण की अवधारणा सामने आ रही है। अब देखेंगे तो हाल ही में केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपवर्गीकरण की जांच के लिए आयोग का काल बढ़ा दिया है। इस आयोग को यह काम मिला था कि भाई उपवर्गीकरण से संबंधित काम इनको ही दिया गया था, तो इससे संबंधित काम के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। मीन्स आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। 5 वर्ष ये पूर्व गठित हुई थी ये आयोग, और अब तक 10 बार इसको बढ़ाया जा चुका है। अब उसे अपनी रिपोर्ट अगले वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करनी है। तो ओबीसी का उपवर्गीकरण, सरकार द्वारा आरक्षण के उद्देश्य से ओबीसी के बड़े समूह के भीतर उप श्रेणियां बनाने का विचार है। ठीक है, अभी तक ओबीसी को कितना मिलता है? 27% आरक्षण मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें ज़्यादातर जो है ये आपको दिख भी रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बाय सोशल कैटेगरी। तो ये केंद्र सरकार में ग्रुप ए में जैसे एससी में 12.86% है, एसटी में 5.64% उनका प्रतिनिधित्व है, ओबीसी में 16.88 है, ईडब्ल्यूएस में 0.02% है। तो ऐसे ही ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और टोटल देखा जाए तो एससी का ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी मिलाकर 17.7 है, 6.72 एसटी का है, 20.26 ओबीसी का है, और 0.02% जो है वो ईडब्ल्यूएस का है। टोटल 55.28% है। तो सुप्रीम कोर्ट की देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया था पिछले साल सितंबर में कि भाई एससी एसटी के लिए भी सब कैटेगराइजेशन किया जाए। ओबीसी उपवर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस पर बात हुआ था क्योंकि 2600 से अधिक में से केवल कुछ संपन्न समुदायों को ही इस आरक्षण का लाभ मिल पाता है, सबको इस आरक्षण का लाभ मिल भी नहीं पाता है। अब समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए कि भाई सबको ये लाभ मिले, हमें सब कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके लिए 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब इसका काम क्या था? असमान वितरण की सीमा की जांच करना। भाई सबको लाभ नहीं मिल पा रहा, 27% का किन्हीं विशेष ओबीसी के अंदर ही किन्हीं विशेष समुदायों को ही लाभ मिल पा रहा है, तो इसकी जांच करना कि असमान वितरण की किस सीमा तक है, इसकी जांच करना। ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार तंत्र और मानदंड और पैरामीटर बनाना, किस प्रकार से जो है ये सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, इसके लिए एक साइंटिफिक मेथड दीजिए। ठीक है, तो ये सब काम है। ओबीसी के केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों, समुदायों या उपजातियों या समानार्थक शब्दों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कवायद शुरू करना। ठीक है,
ओबीसी के केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगति और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करना। ठीक है, तो जितनी भी ओबीसी मेन काम आप समझ ही गए कि मेन काम इसका क्या है। मेन काम है समान वितरण सुनिश्चित करना। ऐसा ना हो, सबसे पहले तो सूची एकदम बिल्कुल सही ढंग से बने, उसमें कोई त्रुटि ना हो, साथ ही साथ सूचियों में समान वितरण की व्यवस्था हो, समान वितरण का की मामला की जो बात है वो सामने आए। क्योंकि अभी तक क्या है कि 27% का आरक्षण किसी विशेष समुदाय को ही मिल पाया है ओबीसी के अंदर भी। तो इस चीज को दूर करने का प्रयास जो है वो यहाँ करना है। वन संरक्षण नियम 2022, तो केंद्र सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को नोटिफाई किया। नियम में यह संशोधन अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम या वन अधिकार अधिनियम 2006 से असंगत है। तो ये जो वन संरक्षण नियम है 2022 वाला, यह जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम या फिर वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इनके प्रावधानों से, जो आप ये देख रहे हैं जिनका नाम, इनके प्रावधानों से ये वाला जो है असंगत है। ठीक है, अब इस कानून में क्या है, सरकारों के लिए जंगलों में रहने वालों की पारंपरिक जमीन पर किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उन्हें विस्तृत जानकारी और पूर्णतः रजामंदी लेना जरूरी था। तो सरकार के लिए जंगलों में रहने वालों की पारंपरिक जमीन है, ठीक है, उस पर किसी भी परियोजना को मंजूरी देना है अगर सरकार को, तो उसके लिए पहले जो लोग थे, जो उस जंगल में रहने वाले अगर जो लोग हैं, उनसे रजामंदी लेना बिल्कुल जरूरी था, उनसे परमिशन लेना पड़ता। ये पहले की बात है कि इस तरह के कानून में क्या है कि सरकार को परमिशन चाहिए होता था जंगल में रहने वाले कि अगर पारंपरिक भूमि को किसी भी परियोजना में देना हो तो उसके लिए उससे पहले ही लेना पड़ता था। लेकिन अब सरकार वन्य भूमि का हस्तांतरण और उसकी एवज में वन रोपण की रकम निजी डेवलपर से पहले ही ले सकती है। ठीक है, तो अब सोचिए, वन्य भूमि का हस्तांतरण और उसकी एवज में वन रोपण की, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है, पहले जो चीज़ हमें पूछ के करना पड़ता था, अब हमें वैसा पूछ कर नहीं करना है। हम भूमि का हस्तांतरण और उसके बदले जो पैसा मिलेगा वो हम पहले ही ले लेंगे। ठीक है, भले ही राज्य सरकार ने वनवासियों के अधिकार सुनिश्चित करके उनकी रजामंदी न ली हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो उस, मान लो जो भी जंगल वाले लोग हैं जो वहाँ रहते हैं और उनकी पारंपरिक ज़मीन है, तो पहले क्या होता था, उनसे पूछ कर ही किसी परियोजना में उस ज़मीन को आप दे सकते थे। लेकिन अब बिना पूछे दे देंगे। अगर राज्य सरकार ने उनको उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए क्या किया हो, उनकी रजामंदी न ली हो, उनका अधिकार दिया हो राज्य सरकार ने कि चलो भाई आप यहाँ रहिए, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार वो ले लेगी बिना पूछे ही। ठीक है, तो यहाँ राज्य सरकार की शक्ति भी कम हो गई और उन लोगों की शक्ति तो कम हो ही गई, क्योंकि राज्य सरकार ने कह दिया था भाई, उनके अधिकार को सुरक्षित किया था, उसके बाद भी ले लिया, और जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं उनसे तो पूछा ही नहीं गया। नए नियम के आने से पहले यह वन और मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वह वन संरक्षण नियम 1980 के तहत जंगलों को काटने के लिए आकलन और मंजूरी दे। ठीक है, अब देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है। यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगल में निवास कर रहे हैं को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है। तो जो भी वन में रहने वाले, निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति हैं या फिर जो वनवासी हैं जो पीढ़ियों से ऐसे जंगल में निवास कर रहे हैं, उनको उनके अधिकारों की मान्यता ये देता है फॉरेस्ट राइट एक्ट। उनको उनकी भूमि पर उनके वन अधिकारों की मान्यता देता है। इसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 है। इसमें ग्राम सभा के पास भी काफ़ी शक्ति होती थी। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों की प्रकृति व सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। ठीक है,
मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या होगा राइट, पूरे कम्युनिटी का क्या होगा राइट, इसकी सीमा का निर्धारण ग्राम सभा कर सकती थी। इसकी प्रकृति का निर्धारण कि किस प्रकार के अधिकार होंगे, इसका भी निर्धारण ग्राम सभा कर सकती थी। तो इस कानून के जरिए कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? तो मालिकाना हक दिया गया था कि आदिवासियों या वनवासियों को उस जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा जिस पर वो खेती कर रहे हैं या लगभग 3 पीढ़ियों या 75 साल से रह रहे हैं। तो ऐसी भूमि पर उनको क्या दे दिया जाएगा? उस भूमि का पट्टा उनको दे दिया जाएगा, उनको पट्टा दे दिया जाएगा। वन उत्पादों के इस्तेमाल का अधिकार, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके उत्पादों का अधिकार, जैसे लघु वन उपज, चारागाह और आने जाने के रास्ते के उपयोग का हक होगा। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन सब पर भी अधिकार मिल जाएगा। राहत और विकास से संबंधित अधिकार, यानी अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन, इस सब को कि क्या हो जाएगा? प्रतिबंध हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अवैध कोई आकर के उनको बेदखल कर दे या फिर उनको जबरन भेज दे कि चल जाओ वहाँ, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं कर सकता था, मतलब इस राइट के तहत, ठीक है। और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है। अगर मान लेते हैं कोई बेसिक चीज़ करनी है, जो एकदम बुनियादी सुविधा चाहिए, तो उस मामले में उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, तो एक प्रोसेस होगा, ठीक। वन प्रबंधन अधिकार, इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है। किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, किसी भी जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है। तो कोई भी वन संसाधन हो, उसके उत्थान या संरक्षण के प्रबंधन का अधिकार इसमें शामिल है। संवैधानिक प्रावधान का विस्तार देखिएगा, तो यह संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के जनादेश का विस्तार करता है, जो भूमि या जंगलों जिनमें वे स्वदेशी समुदाय निवास करते हैं पर उनके दावों का संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान का विस्तार भी आपको समझ में आया। यह संविधान की 5वीं और 6ठी 2 अनुसूची से संबंधित है। 5वीं और 6ठी के अनुसूची के जनादेश का विस्तार करता है, जो भूमि या जंगलों जिनमें वे स्वदेशी समुदाय के साथ निवास करते हैं उनके जो भी दावे हैं, ठीक है। तो भूमि जंगल के जो भी दावे उनके हैं उन सभी अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। और ये संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में इससे संबंधित बातें आपको दिखाई पड़ती है। अगले न्यूज़ में चलते हैं, 6ठी अनुसूची अब क्या है? तो देखिए, मेघालय में चर्चा में क्यों है? मेघालय में एक आदिवासी परिषद ने 7 दशक से भी अधिक समय पहले खासी डोमेन को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर फिर से विचार करने के लिए पारंपरिक प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है। समझिएगा यहाँ पर, तो एक आदिवासी परिषद ने 7 दशक से भी अधिक समय पहले जो बात करता था कि खासी डोमेन को भारत का हिस्सा बनाने वाला, तो भारतीय संघ का हिस्सा बनाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उस पर फिर से विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है, ठीक है। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद का कहना है कि 1947 में हस्ताक्षरित दस्तावेजों के कुछ प्रावधान को 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो खासी हिल जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनका क्या कहना है कि 1947 में हस्ताक्षरित जो दस्तावेज हैं उसके कुछ प्रावधानों को अभी भी 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ये था चर्चा का मामला। अब संविधान की 6वीं अनुसूची क्या है? तो देखिए, यह जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषद, जिसको आप कहते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ताकि जो जनजातियों का अधिकार है, उनके जो पारंपरिक अधिकार है वो सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। एडीसी वे निकाय हैं जो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन निकायों को राज्य विधानसभा के भीतर भी स्वायत्तता दी गई है। इनको यहाँ पर भी अपना कुछ ऑटोनॉमी मिला हुआ है, स्वायत्तता मिली हुई है। संविधान के अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 2 और अनुच्छेद 275 सब क्लॉज 1 के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? असम, मेघालय,
मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। छठवीं अनुसूची के लाभ थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। वैसे अगर आपको देखना है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स ये सब मेघालय में है। मिजोरम में चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा। फिर त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। असम में दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, तो ये छठवीं अनुसूची के लाभ क्या क्या है। ठीक है, छठवीं अनुसूची के लाभ क्या क्या है। तो छठी अनुसूची आदिवासी समुदायों को काफी स्वायत्तता प्रदान करती है, काफी ऑटोनॉमी उनको देती है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति जो है वो प्राप्त है। मीन्स सोच रहे हैं आप, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और साथ ही साथ जो रीजनल काउंसिल्स हैं इनको कानून बनाने की भी वास्तविक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क इत्यादि, ठीक है, इत्यादि की योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। तो आप सोचिए ये निकाय के पास कितनी शक्तियां हैं कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा जिसमें विकास की कोई बात हो, क्षेत्र में विकास की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, इन सभी के लिए ये भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। तो इनके पास काफ़ी लाभ है जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं और जो रीजनल काउंसिल्स हैं। जिला परिषद, जो आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं, प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के इच्छानुसार समय तक पद पर बने रहते हैं। तो सोच लीजिए, राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक ये मनोनीत वाले बने रहेंगे और जो निर्वाचित हैं, जो 26 सदस्य हैं, वो 5 साल के लिए। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग रीजनल काउंसिल भी होता है। इस जो ऑटोनोमस जो क्षेत्र है, एरिया है, इसमें एक जिला परिषद तो है ही, आप देख ही रहे हैं, और इसमें एक क्षेत्रीय परिषद भी होता है। जिला और क्षेत्रीय परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। ठीक है, अब देखिए वे कौन कौन सा, भूमि, वन, नहर के जल, हस्तांतरित कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, रीति रिवाज जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून भी बना सकते हैं, जो मैंने पहले ही कहा था। हालांकि इन कानूनों में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों के पास भू राजस्व का आकलन एवं संग्रहण करने तथा उन पर कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का भी अधिकार है। इनके पास कानून बनाने का भी अधिकार है, इनके पास टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार है। और इन क्षेत्रों में अगर देखिएगा तो राज्यपाल की शक्तियां क्या है, राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। अतः राज्यपाल इनके क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है, इनकी सीमा को परिवर्तित कर सकता है और सीमाएं निर्धारित कर सकता है। यदि एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिलों को कई स्वायत्त क्षेत्रों में बांट सकता है। मान लो एक कोई ऑटोनोमस एरिया है, उसमें बहुत सारी जनजातियां हैं, तो उसको मतलब जातियों के हिसाब से, जनजातियों के हिसाब से अलग अलग स्वायत्त क्षेत्रों में भी बांटने का अधिकार राज्यपाल रखता है। अब देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है। तो इस मुद्दे पर पहला कानूनी मसौदा कब आया था, 1865 में। ठीक है, और उसके बाद इसे औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय वन अधिनियम, मतलब सबसे पहले तो ये था भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फिर आ गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, और ये सब सभी किसके हित की पूर्ति करते थे, ब्रिटिश शासक की, ब्रिटिश हितों की पूर्ति करते थे। क्या था, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको विनियमित करना, रेगुलेट करना, अपने लिए इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ उन पर कर लगाना, टैक्स लगाना, जो बाद में राजस्व का स्रोत भी हो गया सरकार का, जो ब्रिटिश सरकार थी। फिर आया वन संरक्षण अधिनियम 1980, आप देख रहे हैं आज़ादी के बाद है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। अब इसके तहत क्या था
कि गैर वन उद्देश्य, मतलब कोई भी उद्देश्य जो जिससे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, उस तरह के उद्देश्यों के लिए वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा गया। तो गैर वन उद्देश्यों के लिए वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पारिस्थितिकी को बनाए रखना उद्देश्य है, हमारे देश के वनों को संरक्षित करना भी उद्देश्य है। साथ ही साथ वृक्षारोपण करते रहें जिससे वनों को पुनर्जीवित किया जा सके। साथ ही साथ वनों की वृद्धि को बढ़ाना भी उद्देश्य है। जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसके नुकसान को रोकना, और साथ ही साथ वनों को कृषि भूमि या चारागाह भूमि या व्यवसाय या आवासीय इकाइयों के भवन में बदलने से रोकना। अब ऐसा नहीं कि वहाँ कृषि करने लगे, बिल्डिंग्स बना दिए, इन सभी चीज़ों से रोकना इस अधिनियम का उद्देश्य है। विशेषताएं क्या हैं? तो राज्य सरकार और साथ ही साथ कुछ और अथॉरिटीज, कुछ अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कुछ मामले में कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित करती है। तो कुछ मामले में राज्य सरकार यहाँ कानून नहीं बना सकती, उनको केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति चाहिए होगा। जैसे अगर किसी वन भूमि या उसके किसी भी भाग का क्या करना है, गैर वन के रूप में उपयोग करना है। मान लेते हैं कोई आवासीय इकाई बनानी है, तो उसके लिए हो सकता है कि उनको केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को पट्टे के रूप में किसी निजी व्यक्ति को देना, मान लो पट्टा पे देना है किसी निजी व्यक्ति को, या फिर साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किसी व्यक्ति या संगठन को, तो इस मामले में भी जो है यहाँ पर वो सीधे सीधे नहीं सौंप सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। धारा 3, केंद्र सरकार के पास संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने की शक्ति है। ठीक है, अब केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में जो ऑफिशियल गजट होता है में अधिसूचित करके इस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनों को लागू करने की शक्ति है। कोई भी नियम बनाने से पहले उसे 30 दिनों की अवधि के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाना चाहिए। तो कोई भी अगर नियम बनाना चाहती है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार नियम बना सकती है, नए कानून भी ला सकती है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 30 दिनों, कोई भी नया नियम बनाने से पहले 30 दिनों की अवधि, उसे 30 दिनों की अवधि के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों में उसको पेश करना पड़ेगा। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा एक आपको पता है काफ़ी व्यापक एक शक्ति है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दुनिया का सबसे शक्तिशाली शीर्ष न्यायालय माना जाता है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो न्यायिक समीक्षा का है। तो इसने न्यायिक समीक्षा को कहाँ से अपनाया है, अमेरिकी संविधान से। न्यायिक समीक्षा को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत कार्यपालिका द्वारा क्या किया जाता है, कार्यकारी और विधायी कार्यों की समीक्षा की जाती है। मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया, अब उस कानून की समीक्षा करती है कि ऐसा तो नहीं है कि इस कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो इसकी समीक्षा कौन करता है, न्यायपालिका। ठीक है, तो इसको इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला जो था, इसमें न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है, इसको संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया। अब देखिएगा, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, अति सक्रियता जिसको कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच अलग है थोड़ा सा मामला इसमें, वो इसका थोड़ा सा ऊपर वर्जन है। उसमें क्या करता है, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका का काम करने लगता है, वो कानून बनाने लगता है, वो नहीं। यहाँ पर बस कानून को देखना है, आपको कानून को रिव्यू करना है। ठीक, तो वो न्यायिक ये है, जुडिशियल रिव्यू है। और जुडिशियल ओवररीच क्या हो जाता है, जब आप कानून ही बनाने लगते हैं, खुद ही कानून लागू करने लगे, बनाने लगे, जो काम कार्यपालिका का है वो खुद ही करने लगे। और यहाँ पर कार्यपालिका द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उसको केवल रिव्यू किया जाता है, उसको कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। देखिए, कानून बनाने की विधायिका की शक्ति पूर्ण नहीं है। क्या है इसमें, ऐसे कानूनों की वैधता और संवैधानिकता अदालतों द्वारा समीक्षा उसकी की जाती है। तो यही न्यायिक समीक्षा है। मैंने आपको बताया कि न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू का, कि जो कानून बनाया गया वह कानून, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई संविधान के जो मानक हैं, संविधान के जो तत्व हैं उसकी अनुपस्थिति है, वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, इन सभी चीज़ों की जांच
न्यायपालिका के द्वारा की जाती है और यही शक्ति न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। और इस कारण से ही भारतीय न्यायपालिका की व्याख्यात्मक और पर्यवेक्षक भूमिकाएं भी इस न्यायिक समीक्षा को कहा जाता है। तो न्यायिक समीक्षा को व्याख्यात्मक और पर्यवेक्षक ये कहा जाता है, भूमिकाएं कहा जाता है किसकी? न्यायपालिका की। न्यायिक समीक्षा और संविधान, तो देखिए अनुच्छेद 13(2) के अनुसार क्या है? संघ या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो किसी भी मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, और उपरोक्त जनादेश के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। मतलब मान लो अगर 4 लाइन का कोई कानून है जिसमें 2 लाइन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो 4 में 2 ही लाइन वैलिड है, अगला 2 लाइन शून्य है। ये अनुच्छेद 13(2) कहता है। तो इससे भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति सामने आती है। अनुच्छेद 32 के तहत आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी कर सकती है। आपने सुना होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश इत्यादि। अनुच्छेद 131 के तहत इसका मूल अधिकार क्षेत्र भी है। अनुच्छेद 132, 33, 134, 36 के तहत व्यापक अपीलीय शक्ति भी इसके पास है। अनुच्छेद 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा आदेश देने की शक्ति है जो इसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। तो ये सब शक्तियां उसके न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? विधायी कार्यों की समीक्षा भी की जाती है इसके द्वारा, प्रशासनिक कार्यों की भी की जाती है और साथ ही साथ न्यायिक निर्णयों की भी समीक्षा की जाती है। मध्यस्थता बिल, जैसे पहले क्या होता था गांव वगैरह में देखते होंगे आप, अगर दो लोगों में झमेला हो गया तो उस झमेला का निपटारण एक तीसरा व्यक्ति करता था। तो वही बात है मध्यस्थता बिल 2021। हालांकि मध्यस्थता के लिए कुछ विशिष्ट कानून हैं, जैसे कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। किंतु अभी तक कोई स्टैंड एलोन कानून नहीं है, कोई भी स्टैंड एलोन कानून नहीं है। और मध्यस्थता बिल जो है वो इसी की कमी को पूरा करेगा। क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं? बिल को कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है और भेजा गया कि भाई कोई सुधार हो तो बताइए। ठीक है, अब देखिए इसके तहत सिविल या कमर्शियल विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे मामले ये सब पेंडिंग हो जाते हैं, तो इससे क्या है कि व्यक्तियों से ये अपेक्षा करता है कि वे अदालत या ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले ही अगर कोई सिविल मैटर हो या कमर्शियल मैटर हो तो इसको निपटाने का प्रयास करना होगा। ठीक है, मध्यस्थता की प्रक्रिया 180 दिनों के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, जिससे पक्षों द्वारा 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो जिसे जो पार्टीज होंगे, 2 पार्टी होंगे ना, एक मध्यस्थता करने वाला होगा और 2 पार्टी होंगे जिसके बीच में समस्या होगी, तो 180 दिन के अंदर जो है इसकी प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए और जिसे पक्ष के द्वारा 180 दिनों के लिए और हालांकि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समाप्ति 180 दिनों के अंदर ही हो जानी चाहिए। बिल ऐसे विवादों को सूचीबद्ध करता है जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे कोई क्रिमिनल रिलेटेड चीज है, वो अगर मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसको भी सूचीबद्ध करता है। केंद्र सरकार इस सूची में संशोधन कर सकती है। होने वाले समझौते जो होंगे, जो भी मध्यस्थता के बाद जो होने वाला समझौता होंगे, वो बाध्यकारी होंगे और अदालती फैसलों की तरह लागू होंगे। ठीक है, अगर पक्ष सहमत है तो वो मध्यस्थ के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। दोनों पक्ष अगर सहमत है कि भाई ये आदमी से मेरा मामला फैसला हो जाएगा, ये निष्पक्ष आदमी है, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वे मध्यस्थता सेवा प्रदाता को आवेदन कर सकते हैं कि वे मध्यस्थों के अपने पैनल से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करें, किसी व्यक्ति को। तो जो भी मध्यस्थता सेवा देते हैं उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमको मध्यस्थ करने वाला कोई भी एक व्यक्ति दे दीजिए। यही बात ये बता रहा है। बिल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर तभी लागू होगा जब यह भारत में संचालित की जाए। कोई भी अगर इंटरनेशनल मध्यस्थता की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात है, तो तभी ये लागू होगा जब भारत में ये संचालित की जाए। भारत के बाहर संचालित की जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप होने वाले समझौते को लागू करने का प्रावधान नहीं करता। तो अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ठीक है, और उसमें वो चीज़ उसका संचालन भारत में हो रहा है, तब तो लागू हो जाएगा।
उस समझौते का जो भी परिणाम आएगा। और भारत के बाहर लागू हो रहा है तो इसमें भारत बाध्य नहीं है, वो प्रावधान नहीं लागू करेगा। ठीक है, तो बिल भारत में मध्यस्थता की कार्रवाइयों पर ही एप्लीकेबल होगा। सिर्फ घरेलू पक्ष है, कम से कम एक पक्ष विदेशी पार्टी और वह कमर्शियल विवाद से संबंधित है। अगर मध्यस्थता के समझौते में कहा जाता है कि मध्यस्थता इस बिल के अनुसार होगी, ठीक है, तब ही जो है कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेबिलिटी है वही बताया जा रहा है। जब घरेलू पक्ष है तब कम से कम एक पक्ष विदेशी पार्टी है और वह भी कमर्शियल विवादों से संबंधित है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात हो रही है। ठीक है, तो कम से कम एक पक्ष विदेशी पार्टी होना चाहिए। अब दोनों पक्ष होगा तो नहीं होगा, कम से कम एक ही हो, और साथ ही साथ घरेलू पक्ष। ठीक है, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक पक्ष है तो बिल निम्नलिखित मामलों में ना लागू होगा: कमर्शियल विवाद या फिर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विवाद। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर कोई एक पक्ष है, दूसरा पक्ष कोई आदमी है, तो उस समय दो ही मामलों में यह बिल लागू होगा: एक कमर्शियल मैटर में या फिर एक सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विवाद में। ठीक है, अब देखिए, केंद्र सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद, केंद्र सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करेगी। परिषद में एक चेयरपर्सन होंगे, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 3 पदेन सदस्य होंगे, 1 अल्पकालिक सदस्य होंगे। ये सब सदस्यों का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, परिषद के कार्य होंगे जैसे मध्यस्थों का पंजीकरण करेगा, साथ ही साथ मध्यस्थता सेवा प्रदाता और मध्यस्थता संस्थानों जो मध्यस्थों को प्रशिक्षित करती है और सर्टिफिकेट देती है को मान्यता देगा। अब देखिए, मध्यस्थता करने वाले भी कुछ लोग होने चाहिए, तो जो मध्यस्थता सेवा प्रदाता होंगे उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा कि भाई आपको इम्पार्शियल रहना है, निष्पक्ष तौर पर काम करना है, तो उनको प्रशिक्षित करने, उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम ये परिषद करेगा और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी करेगा। ठीक है, चलिए, अब यही मैंने बात कही थी कि मध्यस्थता समझौता करार ये अंतिम तौर पर क्या होंगे, पूरे तरीके से बाध्यकारी होंगे और अदालती फैसलों के तहत लागू होंगे। उन्हें निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है: अगर धोखाधड़ी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवादों से कोई संबंधित है, मतलब मध्यस्थता के अनुपयुक्त कोई विवाद हो, उनके उपयुक्त ही ना हो, तब जो है हम इसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, तो केंद्र सरकार के पास आपको पता है बाल श्रम से संबंधित कोई डेटा नहीं है। ठीक है, और इसका एक कारण क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए कोई मतलब बजटीय प्रावधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, मतलब राशि विशेष नहीं है, बजटीय प्रावधान काफ़ी कम है। तो श्रम मामलों मंत्रालय ने श्रम संबंधी संसद की स्थायी समिति को बताया कि चूंकि 2016 में NCLP को समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था, इसलिए मंत्रालय के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, तो जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसको समग्र शिक्षा अभियान में मिला देने के कारण क्या हुआ कि इस मंत्रालय के पास अब कोई रिकॉर्ड नहीं है और यही लिखा हुआ है कि बाल श्रम पर कोई भी डेटा नहीं है। तो चाइल्ड लेबर से संबंधित कोई डेटा नहीं है क्योंकि इसको समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। वर्तमान में उपलब्ध डेटा 2011 की जनगणना का है, जिसके अनुसार देश में 10 लाख से अधिक बाल मजदूर हैं। ठीक है, और यह पहली बार है कि कोई संसदीय पैनल बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की विस्तृत जांच कर रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, तो 1988 NCLP 1988 में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, ताकि उनको बेहतर चीज़ें मिले, बेहतर सुरक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की फैसिलिटी मिले। बाल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का कार्यान्वयन के तहत 1.5 लाख बच्चों को शामिल करने हेतु 76 बाल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तो लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं और उसके लिए 676 बाल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 57 खतरनाक उद्योगों, ढाबा और घरों में काम करने वाले बच्चे जो 9 से 14 साल की उम्र के हैं, इस परियोजना के तहत उनको लाया जाएगा। अब देखिए, एक जिला परियोजनाएं समिति स्थापित की जाएंगी और इसका जिला स्तर पर की जाएगी और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो परियोजना की कार्यान्वयन, उसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसकी देखरेख करेंगे, ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर NCLP के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है। अब मान लीजिए कोई ढाबा में काम कर रहे हैं, कोई होटल में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो भी बच्चे जो काम कर रहे हैं, 9 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको उस श्रम से हटाकर
विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में डाला जाएगा, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने से पहले वृद्ध शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं कि सीधे सीधे अब उनको इंजीनियरिंग कराने लगेंगे या प्रोफेशनल कोर्स ITI कराने लगेंगे। सबसे पहले उनको बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको भोजन, कुछ प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाएगा। 5 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ निकट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सीधे जोड़ा जाता है। तो 5 से 8 वर्ष के आयु के अगर कोई बच्चे हैं तो उनको सर्व शिक्षा अभियान के साथ निकट समन्वय के माध्यम से जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जोड़ दिया जाता है ताकि उनको शिक्षा मिले। ये आप देख रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म फॉर द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल कहा जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है ये। तो बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से NCLP को सफल बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल विकसित किया गया है। ठीक है, तो नो चाइल्ड लेबर, इस चीज को इन्फोर्स किया जाएगा, इस चीज को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही जो है लास्ट था। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का न्यूज़ है, फिर सेकंड पार्ट हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।